नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। आज हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कल के क्लास में कर चुके थे। बहुत ही आसान टॉपिक है और आपका एग्ज़ाम में रिजल्ट दिलाने वाला टॉपिक है, क्योंकि आसान है और ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको गलत नहीं होना चाहिए। ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। कल आप लोगों का ये जो क्वेश्चन हुआ था, जिसमें आप लोगों को ट्रिक बताने के चक्कर में थोड़ा सा ऑप्शन का मिसमैचिंग हो गया था। वैसे आंसर इसमें दिया गया था, इसमें आपका जो पीडीएफ है उसमें आंसर बी दिया गया था, हम आपको बोल दिए थे। इसलिए आज इस क्वेश्चन को पूरी डिटेल्स में और भी समझ लेते हैं। क्या है कि WHO की स्थापना के बारे में पूछ रहा है। तो हमने बोल दिए थे कि हमारे देश के आज़ादी से पहले हुआ था। नहीं, हमारे देश का जो आज़ादी हुआ था उसके 1 साल बाद WHO की स्थापना हुई थी। हमारे देश की आज़ादी कब हुआ था? तो 1947 में हुआ था। और ये कब स्थापना हुई? इसकी स्थापना 1948 में हुई। चलिए इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं, क्योंकि WHO से रिगार्डिंग बहुत क्वेश्चन अभी हम लोगों को देखने के मिलेंगे कि इसकी स्थापना कहाँ पे मतलब कहाँ पे किया गया था, मुख्यालय कहाँ पर है, इसकी एग्जैक्ट डेट के बारे में भी पूछ लेता है, और भारत में इसकी स्थापना क्या है, कहाँ पर हुआ है, उसके बाद इसका क्या क्या वर्क है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग समझते हैं। यही था आप लोगों का वर्ल्ड WHO मतलब क्या? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म अगर आपका 4 ऑप्शन दे दिया रहेगा, अगर आपसे फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो आपको गलती नहीं होनी चाहिए। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि क्या करता है कि यह एक विश्व स्वास्थ्य संगठन है। मतलब कि स्वास्थ्य संबंधित सारे चीज़ों का निर्णय लेता है, स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों के बारे में ये जानकारियाँ भी देते हैं, जो वैश्विक स्तर पर मतलब कि पूरे विश्व के स्तर पर स्वास्थ्य के लिए समर्पित एक क्या है? संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। मतलब कि ये विश्व स्तर पर क्या करता है? एक कार्य करता है, जो कि संयुक्त राष्ट्र की एक क्या है? विशेष एजेंसी के तौर पे एक कार्य करता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयासों का जो समन्वय होता है वो भी करते हैं। जैसे कि स्वास्थ्य का आपदा आते हैं, उस स्थिति में भी ये प्रतिक्रिया देते हैं, निर्देश देते हैं। जैसे कि कोरोना काल की जो आपदा थी, उस समय में जो उसका निर्देश आते थे, प्रतिक्रियाएं आती थी, जैसे कि गाइडलाइंस आप लोगों को देखने को मिलते थे, अप्रूवल वगैरह जो वैक्सीन का मिलता था, WHO के द्वारा अप्रूवल दिया जाता था, तब लोगों पर उसको मतलब कि लगाए जाते थे। तो ये इसका बहुत कार्य है, मतलब कि इम्पोर्टेंट रोल है पूरे वर्ल्ड में स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों के लेकर। किसी भी देश में अगर कोई रोग का समाप्ति हो चुका है तो उस देश को उस रोग से उन्मूलन घोषित करता है यही, कि इस देश में इस रोग का, जैसे कि भारत में अगर कहे कि छोटी माता का उन्मूलन हो चुका है, समाप्ति हो चुका है, तो ये कौन जारी करेगा? किसके द्वारा कहे जाएंगे? तो WHO इसकी घोषणा करेंगे। इसकी अगर हम स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। और कहाँ पर हुआ है? तो ये जेनेवा में हुआ है। जेनेवा कहाँ है? तो स्विट्ज़रलैंड। जेनेवा के स्विट्ज़रलैंड में इसका जो प्रमुख मुख्यालय है वो अवस्थित है। भारत में भी इसका मुख्यालय है, सब जगह मुख्यालय होते हैं इसका, बहुत सारे देशों में इसका मुख्यालय है। तो भारत में इसका मुख्यालय की हम बात करें तो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इसके रिगार्डिंग इतना आपको जानकारी बहुत ही सफिशिएंट है, ठीक है। फिर हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये सब हम क्वेश्चन कर चुके हैं। तो ये सब क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। इससे आगे का क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे, जो कि हम लोगों का क्वेश्चन 21 से आज होगा। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे ना, कि मतलब कि जो स्वास्थ्य दल का जो मार्गदर्शक होता है PSC सेंटर का, वो किस स्तर पे होता है? तो प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के स्तर पर होते हैं। कल का ही क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन कर चुके थे हम लोग कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM जो आप लोग ड्यूटी पे जाएंगे तो आप लोगों का जो नैतिक आचरण है वो क्या होना चाहिए? आप लोगों का सर्वप्रथम जो नैतिक आचरण है वो क्या होना चाहिए? सबको समान भाव विचार से बिना भेदभाव को क्या करना चाहिए? देखना चाहिए। क्योंकि पेशेंट ज़्यादातर आप ही लोगों पर डिपेंडेंट रहते हैं, ANM बहनों पर ही डिपेंडेंट रहते हैं, क्योंकि डॉक्टर एक बार उसको चेकअप करके सारे चीज़ करके आप लोगों को भरे से उसको छोड़ देते हैं। आप ही लोग उसको पूरी तरीके से मतलब कि देखभाल करते हैं। तो चलिए इससे आगे का क्वेश्चन हम लोग कंटिन्यू करते हैं।
हड्डी को लेकर है। ये प्राइमरी हेल्थ जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर वाले जो प्राइमरी हेल्थ केयर वाले जो चैप्टर है उसमें भी हड्डी से रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पर और भी डिटेल्स में हम लोग जानेंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि हड्डी के विकास के लिए आवश्यक क्या है। तो हड्डी में क्या चीज़ रहता है, कैल्शियम रहता है, थोड़ी मात्रा में फॉस्फोरस भी रहते हैं। तो कैल्शियम इसमें ऑप्शन में दिया गया है, तो आप लोगों को क्या होगा कि कैल्शियम मतलब कि हड्डी के विकास के लिए क्या होता है, आवश्यक होते हैं। और जब कभी भी आप हड्डी से संबंधित कोई दिक्कतें आती है, चोट लग जाता है, तो डॉक्टर आपको कैल्शियम की गोटी देते हैं, साथ में विटामिन डी भी देते हैं। तो इसलिए मतलब कि कैल्शियम क्या है कि हड्डी के लिए एक पोषक की तरह काम करता है। तो वही कह रहा है कि हड्डी के विकास के लिए आवश्यक क्या है, तो क्या हो जाएगा आपका कैल्शियम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। और हड्डी जैसे कि हड्डी के बारे में और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपसे पूछेगा कि मानव शरीर के सबसे कठोर हड्डी कौन सा है, सबसे मजबूत कौन सा है। तो कौन से हड्डी है, इनामेल हड्डी जो है हमारे जबड़े का जो हड्डी होता है वो सबसे मजबूत होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा हड्डी कौन सा है, तो फीमर जो होती है वो क्या होती है, तो आपका सबसे जो लंबी हड्डी है वो कहे जाता है। जो स्टेपीज जो होती है, स्टेपीज वो क्या होता है, स्टेपीज जो हड्डी होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है जो कि कान में होता है, और सबसे बड़ी हड्डी जांघ में होती है। और हमारे शरीर में अगर बात करें विकसित होने के बाद युवा अवस्था तक में हड्डी की संख्या कितनी हो जाती है, तो ये आप लोग बताइएगा। ये सबको पता है, बताइएगा। बच्चे अवस्था में कितना होते हैं ये भी बताइएगा। और प्राइमरी हेल्थ जो केयर वाला टॉपिक है उसमें इसी से रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद उस टॉपिक पर भी हम लोग आएंगे। ठीक है। और अभी तक जिन्होंने भी क्लास नहीं ज्वाइन किया है, क्लास ज्वाइन कर लीजिए। आप लोगों का मैथ का भी क्लासेस चल रहे हैं, 2 क्लास हो चुका है। अगर मैथ का ज़्यादा क्लास छूटते हैं तो आपको दिक्कतें होने लगेंगे, इसीलिए आप लोग और आपके पास समय भी नहीं रहेगा एग्ज़ाम डेट आ जाने पर कि आप बहुत सारा लेक्चर एक साल पिछले वाला भी देख लेंगे और आगे वाला भी लेक्चर देख लेंगे। इसलिए अभी से क्लास में जुड़े रहिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका क्लास पूरे जो सिलेबस है वो कवर होंगे, और आप एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन को फोड़ के आइएगा, सही सही बना के आइएगा, और आपका निश्चित ही रिजल्ट होगा। जिस तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं, चाहे मैथ रीजनिंग का क्लास हो, चाहे आपका टेक्निकल का क्लास हो, सारे जो भी आपका सब्जेक्ट है, मैथ रीजनिंग जीके जीएस पीछे से हम लोग देखेंगे, क्योंकि बहुत ईजी है और उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की है नहीं। वो मतलब कि लास्ट में हम लोग कुछ दिन करेंगे तो कवर हो जाएगा। लेकिन मैथ रीजनिंग को हम लास्ट में करने जाएंगे तो मन होगा है छोड़ दो, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर स्टार्टिंग से हम लोग करेंगे तो बहुत ही इजी में हम आपको मैथ रीजनिंग करवा रहे हैं, जो कि आपको कहीं उतना इजी में नहीं बताया जाएगा। आपने देखे होंगे कि मैथ में हमने रियल नंबर जो कि वास्तविक संख्या से शुरू किए हैं, वहाँ से शुरू करके हम आपको पूरे ऊपर तक ले जाएंगे और आपका मैथ में भी मास्टर हो जाइएगा। रीजनिंग का कुछ क्लास हुआ है और रीजनिंग का और भी बाकी जो भी क्लास बच रहे हैं वो भी क्लास होंगे। ठीक है। तो चाहे ऐप पर हो चाहे यूट्यूब पे करवाए, ऐप पे तो सारा मतलब कि लास्ट में हो ही जाएगा सब जो भी क्लासेस बच रहे हैं। तो इसके लिए आप लोग ज़रूर क्लास में जुड़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घेंघा रोग के मतलब संबंधित है। तो ये आप सबको भी पता होंगे, जो घेंघा रोग होती है वो किसकी कमी से होती है, तो ये आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। किसकी कमी से, तो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। कौन सा रोग, तो घेंघा रोग। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। इस तरीके से आसान क्वेश्चन आ रहे हैं इस टॉपिक से। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बहुत, ऐसा नहीं है कि आसान टॉपिक है तो क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। इस टॉपिक से मिडवाइफरी से सबसे ज़्यादा, उसके बाद इसी टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसलिए इस टॉपिक को भी आपको अच्छे से रिवाइज करके पढ़ के समझ के जाना है एग्ज़ाम देने। तो इसलिए आपका ये टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से करवाए जा रहे हैं, ताकि आपका एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन न लगे कि इसका आंसर ए होगा या इसका आंसर बी होगा। पूरे डिटेल्स में आपको बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कह रहे कि ग्रामीण समुदाय की प्राथमिक स्वास्थ्य इकाई कौन सा है।
ग्रामीण परिवेश और शहरी में अलग बात होती है। ग्रामीण परिवेश में अगर प्राथमिक स्वास्थ्य की इकाई देखें तो प्राथमिक मतलब कि कहाँ जाता है, प्राथमिक स्वास्थ्य इकाई कहाँ पर मतलब कि किसको कहते हैं, स्वास्थ्य क्या उपकेंद्र को, आंगनबाड़ी केंद्र को या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को। जो ग्रामीण समुदाय में प्रथम स्वास्थ्य केंद्र का जो इकाई है वो क्या है, स्वास्थ्य उपकेंद्र, उसके बाद क्या आएंगे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जो जिसको आप लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, पीएचसी सेंटर। उसके बाद उसके ऊपर आता है सीएचसी सेंटर, मतलब कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। हमने आपको पिछले क्लास में ये भी बताए थे कि इसकी जो स्थापना होती है, इसको जो बनाए जाते हैं वो 20 से 30 हज़ार की जनसंख्या पे बनाए जाते हैं। सीएचसी सेंटर को लगभग 1 लाख की आबादी पर बनते हैं या 100 गांव के आबादी पर बनाए जाते हैं, ये हम लोग समझे थे। तो इसलिए कोई भी क्लास आपका मिस ना हो, ये बिल्कुल आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सारे क्लास एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। हम जो आपको पढ़ाते हैं वो सारे क्लास में सारे चीज़ को रिलेट करके पढ़ाते हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम में सबसे बड़ी बात होता है स्टूडेंट का कि एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन आने लगता है कि हमारा आंसर कौन सा होगा, बी होगा या ए होगा। हमने पढ़े थे लेकिन फिर भी हमको क्लियर नहीं हो रहा है और वहाँ पे गलती कर देते हैं। इसलिए हम सब चीज़ को रिलेट करके पढ़ाते हैं ताकि आपको ज़्यादा एग्ज़ाम में दिक्कतें ना हो। आप एक बार क्वेश्चन पढ़े एग्जाम हॉल में, आपको बन जाए कि आपको लगेगा ओ इसका आंसर तो ये होगा। इतना अच्छा से बता दिया आपको, क्या इसमें अगर एग्ज़ाम में हॉल में आएगा, कितना भी आप प्रेशर में रहिएगा तो बना दीजिएगा कि ग्रामीण स्वास्थ्य का जो प्रथम इकाई होंगे स्वास्थ्य केंद्र का, वो उपकेंद्र होंगे। तब हम जाएंगे क्या, प्राथमिक स्वास्थ्य पे, उसके बाद सीएसपी जो सीएचसी सेंटर है उस पर जाएंगे, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे। इससे भी आसान से क्या समझाया आपको। इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं, अगर आपका रिजल्ट लेना है, इस बार रिजल्ट चाहिए आपको, तो यहाँ पर क्लास में ज्वाइन करना पड़ेगा। आप पेड क्लास में जुड़ते हैं, पेमेंट करते हैं और बहुत ही कम फी है, सबसे कम फी में सबसे अच्छा कंटेंट आपको दे रहे हैं, सबसे बढ़िया से पढ़ा रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो मेरे पास रहेंगे उसका रिजल्ट हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि और आपका जो भी फ्रेंड होंगे आपके सर्किल में, उसके पास भी ज़रूर वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि अभी जो यूट्यूब पे क्लासेज हो रहे हैं उस क्लास का फ़ायदा मिल सके, उन्हें भी क्लास में वो भी ज्वाइन हो सके, जो पेड क्लास है उसमें भी ज्वाइन हो सके। और ज़्यादा वीडियो शेयर करने पर हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेंगे और लाइक सब्सक्राइब कर देने से। तो इसलिए आप लोग इस बात पर भी ध्यान रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे, क्लास अच्छा लगे, तो अपने फ्रेंड को भी क्लास में ज्वाइन करने ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट का मतलब कि एक दूसरे संपर्क में रहता ही है। कह रहा है कि मरीज को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को रेफर कर भेजना चाहिए। मरीज को अगर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को रेफ़र करके कहाँ भेजना चाहिए, ये आप मतलब कहने का ये क्वेश्चन का तर्क है। तो कहाँ पर भेजिएगा, अगर आप लोग ड्यूटी पर रहिएगा, अगर मान के चलिए आपको प्राइमरी हेल्थ सेंटर में लगा दिया गया है, तो अगर इस कंडीशन का मरीज़ आ गया कि वहाँ पर उसके लिए सारी चीज़ें, इक्विपमेंट, सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, ट्रीटमेंट उस तरीके से नहीं हो सकते हैं, तो आप कहाँ पर उसको रेफ़र करिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अगर सारी चीज़ उपलब्ध है तो वहाँ पर भेजने का प्रयास करिए। अगर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम जो होते हैं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, उसके पास गए तो वो मतलब कि रेफ़र कहाँ करेंगे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। अगर वहाँ से अगर नहीं हो पाते हैं तब उसको भेजा जाएगा कहाँ, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में। हमने आपको बता ही दिए कि किस किस सीरियल वाइज में ये मतलब कि बढ़ते जाते हैं। उसके बाद जिला अस्पताल इस प्रकार जाते जाएगा, जैसे कि अभी ज़्यादातर जिलों में अगर मरीज का ठीक नहीं हो पाता है तो वो कहाँ रेफ़र कर देता है, पीएमसीएच डायरेक्ट रेफ़र कर देता है। पीएमसीएच में नहीं हुआ तो कहेगा एम्स में रेफ़र कर देता है। एम्स में और भी ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध रहती है। क्वेश्चन नंबर क्या था, 24 था, 25 हम लोग का ये रहा। क्या कह रहा है कि कौन सा रोग, अभी हम लोग इसके बारे में चर्चा किए थे, इसलिए हम थ्योरी बताते हैं स्टार्टिंग में, जिससे कि बहुत सारा क्वेश्चन आपको उससे टैकल हो जाए, बन जाए। देखिए अब ये क्वेश्चन बनने में आपको दिक्कत होंगे। कह रहा है कि कौन सा रोग भारत से उन्मूलन हो चुका है,
उन्मूलन मतलब समाप्त हो चुका है। एक आध होता है, केसेज आते हैं, तो उसको मतलब कि बहुत ज़्यादा उस लेवल पर नहीं देखा जाता है, तो उसको भी मतलब कि उन्मूलन के मतलब कि श्रेणी में ही रखा जाता है। तो अभी जो भारत में जिस रोग का उन्मूलन हो चुका है वो कौन सा है? छोटी माता। हमने आपको अभी इसके बारे में चर्चा भी किए थे कि अगर ये मतलब कि भारत अगर WHO को बोलेंगे कि हमारे देश से ये मतलब कि समाप्त हो चुके हैं, तो WHO भी उसको क्या करेंगे? भारत को इससे उन्मूलित मतलब कि इसकी घोषित कर देंगे कि मतलब इस देश में इस रोग का समापन हो चुका है। वैसे हमारे देश में छोटी माता का जो स्मॉल पॉक्स कहते हैं वो क्या है? उन्मूलन हो चुका है। तो करेक्ट आंसर यही आपसे पूछा जा रहा था कि भारत में कौन सा रोग का उन्मूलन हो चुका था। हमने स्टार्टिंग में ही इसका चर्चा कर दिए थे जब WHO का डिटेल में बातें कर रहे थे, वहाँ पर उसका जो थ्योरी बता रहे थे वहीं पे हमने उसकी चर्चा कर रखे थे। देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन है आपका कि इनमें कौन सा जलजन्य रोग है? मतलब जलजन्य वाटर बाउंड मतलब कि वाटर से जनित रोग है। वाटर जनित रोग भी यहाँ पर अगर जल जनित रोग लिखा रहेगा तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, कहने का वही तात्पर्य है। वही हम आपको बता रहे हैं कि एक क्वेश्चन को किसी भी तरीके से अगर आपका एग्जामिनर घुमा के भी पूछेगा तो वो हम आपको बताए हुए रहेंगे, और आप एग्ज़ाम में बिल्कुल घबराइएगा नहीं। उस तरीके से भी आएगा तो आप आराम से जो मेरे पास से पढ़ा रहेगा वो आंसर कर जाएगा। यहीं पर अगर लिख दिया जाए कि जल जनित रोग है या जल से मतलब कि होने वाला रोग, तो बात एक ही है। तो जल से इसमें से देखिए कौन कौन से रोग हो जाते हैं। क्या है? मोनेंजाइटिस है, टाइफाइड है, डायबिटीज़ है। तो डायबिटीज़ आपको लगता है कि जल से होगा, ये तो ऑप्शन से ही लग रहा है कि नहीं। लेकिन टाइफाइड के बारे में आप सुने होंगे, कोई कहता है ना कि हम मतलब कि पटना में रहने लगे या दूसरे जगह हम चल गए, दूसरे सिटी में रहने लगे, तो वहाँ का पानी हमको सूट नहीं हुआ, इसलिए बुखार लगने लगा, धीरे धीरे टाइफाइड हो गया। या आप बहुत बार सुने होंगे। और टाइफाइड इस तरीके से होता भी है, गंदे पानी या कहीं पर पानी मतलब गंदे पानी का सेवन कर लेने से, या उसके मतलब कि सूट नहीं करने का मतलब वही कि वहाँ का पानी में अगर ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ है तो इस कारण से हो जाते हैं टाइफाइड रोग। तो ये मतलब क्या है? वाटर जनित रोग है। क्या है? वाटर जनित रोग है या जल जन्य वाटर बॉर्न जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, वो रोग आपका कौन है? टाइफाइड। तो देखिए इस क्वेश्चन से में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की है नहीं, आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, और हम आपको इतने अच्छे से बता दिए, इतना एक्सप्लेन करके बता दिए, इतना एग्जाम्पल देकर बता दिए, रियल लाइफ का एग्जाम्पल देकर, कि आप भूलिएगा ही नहीं। जो एग्जाम्पल देते हैं वो हमेशा याद रहता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस से है। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग करिए फटाफट। इसका आंसर कर सकते हैं आप लोग, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हार्ड तो बिल्कुल भी नहीं है। कभी न कभी आपने पढ़े होंगे इस क्वेश्चन को। चलिए क्या कह रहा है हम भी देख लेते हैं। कह रहा है कि रतौंधी जो नाइट ब्लाइंडनेस होती है, और रतौंधी मतलब जो अंधेरे में नहीं दिखता है, किस विटामिन की कमी से होती है? ये आपसे पूछा जा रहा है। विटामिन सी की कमी से, डी की कमी से, ए की कमी से, या इनमें से कोई नहीं। तो जो नाइट ब्लाइंडनेस होती है वो आपको होती है विटामिन ए की कमी से। किसकी कमी से? तो विटामिन ए की कमी से ये होता है क्या? नाइट ब्लाइंडनेस। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर ऐसा लिखा रहे विटामिन ए इंग्लिश में भी इस तरीके से ऑप्शन दे देगा, क्वेश्चन हिंदी में रहेगा और विटामिन ए इस तरह, क्योंकि ये सब बोलचाल में ज़्यादातर यूज होने वाले हैं टर्म, तो ऐसे भी लिखा रह सकता है। तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करिएगा। ठीक है, एग्जामिनर किस तरीके से घुमा सकता है वो सारी बातें हम आपको बताते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर जितना देर भी आपका क्लास होंगे ना, उतना देर आपका क्वेश्चन ही होंगे, न कि फालतू की बातें या कमेंट पर मजाक नहीं चलेंगे। यहाँ पर जितना देर होंगे उतना देर आपका पढ़ाई होंगे, क्योंकि अभी हम लोगों को सिलेबस कुछ कवर करना है। एग्ज़ाम का डेट अगर जल्द आ जाते हैं तो ऐसे में हम लोगों को
अगर सिलेबस पूरा नहीं रहेगा तो हम रिवीजन कैसे करेंगे। अगर रिवीजन नहीं रहेंगे तो हम एग्ज़ाम में जाएंगे तो हमको कन्फ्यूजन लगेगा कि इसका ए आंसर होगा या इसका बी आंसर होगा। इसलिए हम लोग एक बार पूरी तरीके से सिलेबस को कवर करेंगे, एग्ज़ाम आते आते हम लोग उसका रिवीजन भी कर लेंगे, साथ साथ हम आपको ऐप पे उसका रिवीजन भी करवाएंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग क्लास में जुड़े रहिए, आपको निश्चित ही रिजल्ट होगा यहाँ से। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आप लोग ज़रूर इस नंबर पर कांटेक्ट करके क्लास में जुड़ जाइए, आपको सारा नोट्स मिल जाएगा। जैसे कि मैथ रीजनिंग का, उसमें भी आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, इसका सारा नोट्स आपको मिल जाएंगे। जैसे ही आप क्लास में ज्वाइन होते हैं, पेमेंट करते हैं, हम आपको जो प्रीमियम क्लास का ग्रुप है उसमें ऐड कर देंगे, आपको ऑटोमेटिक सारा जो नोट्स है वो मिलने लगेंगे। और जो क्लास नोट्स होते हैं, जैसे कि आज हमने WHO के बारे में बहुत डिटेल्स में चर्चा की है, तो वो क्लास नोट्स भी आपको जैसे क्लास एंड होंगे उस समय मिल जाते हैं। तो चलिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि इनमें से कौन सी अस्थाई विधि है। अस्थाई विधि है मतलब कि यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर नहीं किया गया क्वेश्चन में, हम आपको बता देते हैं कि ऐसे ऑप्शन से पता चल रहा है कि क्या चीज़ के बारे में पूछ रहा है। मतलब कि गर्भ अवस्था की मतलब कि गर्भधारण को रोकने के लिए इसमें से कौन सी अस्थाई विधि है। MTP, नसबंदी, कॉपर टी या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, आपको देखने से आंसर नहीं लग रहा है कि क्या हो जाएगा। तो ये कॉपर टी सब कुछ दिन बचा सकता है, 5 साल या कह लीजिए 10 साल बचा सकते हैं गर्भधारण करने से, गर्भधारण को रोक सकता है। लेकिन लंबे समय तक ये सब नहीं, मतलब कि गर्भधारण की अस्थाई विधि इसको नहीं माना जाएगा। तो इसका अस्थाई विधि क्या होता है, इसका एक जो अस्थाई विधि है वो क्या है, नसबंदी। नसबंदी हो जाने पर वो मतलब कि गर्भधारण नहीं कर सकते हैं, तो ये इसका क्या है, अस्थाई विधि होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, कह रहा है कि ग्रामीण जो समुदाय के अपेक्षा शहरी समुदाय में मिलता है क्या। ऑप्शन पे चलते हैं, क्या पूछ रहा है, क्या मतलब कि इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। मतलब कह रहा है कि ग्रामीण समुदाय के अपेक्षा शहरी समुदाय में क्या मिलता है, पड़ोसीपन का अभाव, या स्वास्थ्य कार्यकर्ता को जवाब रिस्पॉन्स कम मिलता है, या काम करने में कठिनाई होती है, या समय ज़्यादा नष्ट होता है। तो क्या होगा आपका, तो क्या हो जाएगा, मतलब कि इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, पड़ोसीपन का अभाव। अगर ये यहाँ पर अगर रहता कि ग्रामीण समुदाय की अपेक्षा शहरी, मतलब कि शहरी समुदाय में ग्रामीण की अपेक्षा क्या होता है, तब ऑप्शन बी होता। लेकिन इसमें इस तरीके से पूछा है कि शहरी समुदाय में ग्रामीण की अपेक्षा क्या होता है, तो मतलब पड़ोसीपन का अभाव देखने को मिलता है। ये ही इसका करेक्ट आंसर होंगे, ठीक है। बाल विवाह संशोधन है। बाल विवाह संशोधन का मतलब क्या है कि जैसे कि पहले कम उम्र में बच्चों की शादी हो जाते थे, 18 से भी कम में, 14-15 इस उम्र में शादी हो जाते थे, उसी को बाल विवाह कहा जाता था। अब उसका संशोधित करके एज सीमा को बढ़ाया गया है। और क्या है एज सीमा, वो आप लोग बताइएगा। क्या 22 वर्ष और लड़के का और लड़की का 20 वर्ष है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप लोग इसके बारे में बहुत डिटेल्स में जानते होंगे, क्योंकि एक स्टेज पर जब कॉलेज में रहते हैं इसके बारे में सबको पता रहता है, क्योंकि उस टाइम में उस तरीके से सोचते भी है। तो दूसरा है कि लड़के का 18, लड़की का 16, ये भी नहीं होगा। लड़के का 21 और लड़की का 18, ये बिल्कुल सही है। अभी जो यही मतलब कि उम्र सीमा रखा गया है, जो बाल विवाह संशोधन के नियम, मतलब कि शादी के लिए कानूनी तौर पर लड़के की उम्र 21 होनी चाहिए और लड़की की उम्र 18 होनी चाहिए। इससे कम रहता है तो कोर्ट की तरफ से भी उसको अप्रूवल नहीं दिए जाएंगे, उसको मतलब कि नहीं मान्य किया जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। और एक क्वेश्चन यहाँ पर, जैसे जीके भी आप लोग है सिलेबस में, तो ये इस बार आपके एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा चांसेज है कि वोट देने का अधिकार कितने वर्ष की आयु के युवा को है, या कितने वर्ष से आप वोट देना स्टार्ट कर सकते हैं।
क्योंकि इलेक्शन नज़दीक है बिहार में, तो उससे क्वेश्चन आएंगे ही। तो कितने वर्ष में, तो उसका भी उम्र सीमा कितना किया गया है, 18 वर्ष किया गया। अगर आपका 18 वर्ष है तो आप वोटिंग कर सकते हैं। कह रहा है कि दंपत्ति सर्वेक्षण आवश्यक है, क्यों? जनगणना के लिए दंपत्ति मतलब पति पत्नी के सम्मिलित रूप को दंपत्ति कहा जाता है। तो कह रहा है जनगणना के लिए बिल्कुल नहीं। जनगणना करने के लिए सिर्फ दंपत्ति का सर्वेक्षण करेगा, नहीं, वो जनगणना के लिए करता है तो बूढ़े, बच्चे, दंपत्ति सबका काउंट करेंगे, क्यों? तो उससे पूरे एग्जैक्ट जो संख्या है उसकी पता लगाना होती है। परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए, हाँ ये जरूर सही है। अगला है इंदिरा आवास, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इंदिरा आवास ऐसा नहीं कि दंपत्ति को ही मिलता है, सिंगल व्यक्ति को भी मिल सकते हैं। किसी का पत्नी नहीं है, पति है तो उसको भी मिल जाता है, पत्नी है पति है, पत्नी नहीं है तो उसको भी मिलता है। और ये इंदिरा आवास आप लोग जानते ही हैं, जिसको आप अभी नाम बदल कर प्रधानमंत्री आवास योजना किया गया, क्योंकि ये योजना कांग्रेस के सरकार में लाई गई थी, इसलिए इंदिरा जी के नाम पर रख दिया गया है। इसलिए अभी तक हम लोगों के मन में इंदिरा आवास ही चलते रहते हैं, जबकि इस बार उसका जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको नाम क्या रखा है, प्रधानमंत्री आवास योजना। अगला क्या है, कह रहा है कि संप्रेषण को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? तो संप्रेषण को जो प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारक है वो क्या है, बहरापन और पागलपन। क्या है, बहरापन और पागलपन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। संप्रेषण को जो प्रभावित करता है वो कौन सा है, बहरापन और पागलपन। नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा, ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ग्रामीण समुदाय में जो शंका समाधान के लिए उत्तम विधि क्या है। कोई चीज़ के लिए शंका हो जाता है तो उसके लिए उत्तम विधि क्या है, व्याख्यान करना, उसके बारे में बहुत डिटेल्स में चर्चा करना, बातें करना, व्याख्यान करना, या सामूहिक वार्ता करना, या कार्यशाला, या कोई नहीं। तो अगर ग्रामीण समुदाय में शंका समाधान के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है, तो सामूहिक वार्ता करना, उस चीज़ पर सामूहिक वार्ता करना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लगभग 20 क्वेश्चन हम लोग आज भी कर लिए हैं। 25 वैसे तो हम 30 क्वेश्चन के राउंड किए होंगे, क्योंकि हमने जो थ्योरी बताते हैं उससे 5-6 क्वेश्चन आपका बनते हैं, और जहाँ पर क्वेश्चन बताते हैं वहाँ पर पूरे डिटेलिंग में समझाते हैं, उससे भी आपका 3-4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बन जाएंगे जब भी पूछा जाएगा उस टाइप का क्वेश्चन। अगला है कि जन समुदाय के लिए लोगों के व्यवहार में बदलाव के लिए उत्तम क्या है। तो जन समुदाय के लिए जो व्यवहार में बदलाव के लिए उत्तम क्या है, दवा वितरण करना, टीकाकरण, या स्वास्थ्य शिक्षा देना। तो जन समुदाय के बदलाव के लिए सबसे उत्तम क्या होंगे, तो उसको स्वास्थ्य शिक्षा जो होता है, स्वास्थ्य संबंधित जानकारियाँ बताना क्या होंगे, तो वही आपका हो जाएगा सबसे उत्तम बदलाव होंगे जन समुदाय में लोगों को व्यवहार में बदलाव लाने के लिए। टीकाकरण बिल्कुल नहीं होगा, दवा वितरण भी नहीं होंगे। तो सबसे अच्छा क्या होंगे, स्वास्थ्य संबंधित जानकारियाँ देना, शिक्षा देना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला ये रहा। अगला कह रहा है कि सामुदायिक स्वास्थ्य, क्या कह रहा है, सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल। देखिए बहुत लंबा क्लास नहीं कराते हैं, लंबा चौड़ा क्लास नहीं होता है जिससे आपको बर्डन लगे, आप पूरी क्लास करिएगा। बहुत लंबा क्लास नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं करवा देते एक दिन में, जिससे कि आपको पढ़ने का मन न करे और आधे क्लास करिए। आपको पूरा क्लास करना है, रिजल्ट लेना है तो, और उसी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसी एनर्जी के साथ आपको क्लास करवाए जाते हैं जितने देर भी क्लास होते हैं, ताकि आप भी उसको अच्छे से रिवीजन कर सके, आप भी उसको अच्छे से पढ़ सके। क्योंकि हमारे पास समय भी है, हम एक दिन में बहुत 5 घंटा के क्लास ले लेंगे और उसको फिर उसी में लगे रहेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका टॉपिक वाइज चल रहे हैं पूरे अच्छे तरीके से, सीरियल वाइज आपका सारा टॉपिक ख़त्म होंगे, उसमें पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ आपका सिलेबस समय तय सीमा पर समाप्त होंगे। हड़बड़ाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसीलिए पूरी क्लास ज़रूर अटेंड करिए जितना देर का भी क्लास रहता है, क्योंकि पिछले कुछ क्लासों में देखते हैं आप लोग कुछ समय बाद स्किप भी कर जाते हैं।
सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अपने आप में। कह रहा है कि सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल का सबसे महत्वपूर्ण तंत्र क्या है? स्वास्थ्य शिक्षा या प्रचार प्रसार, गृह भेंट या सर्वेक्षण। तो सामुदायिक स्वास्थ्य के देखभाल के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण तंत्र है वो क्या है? गृह भेंट। गृह भेंट में क्या करते थे हम लोग? घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य संबंधित जानकारियाँ लेते थे, स्वास्थ्य जो भी उसका स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें थे और उसका निदान करते हैं। गृह भेंट का यही मतलब होता है ना। पिछले क्लास में था ना क्वेश्चन कि गृह भेंट से आप क्या समझते हैं, गृह भेंट से क्या तात्पर्य है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर आपको आंसर मिल गया। ठीक है, मतलब कि स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों का पता लगाना और उसका निदान करना, घर घर जाकर स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों का पता लगाना और उसका निदान करना, यही ना होता है गृह भेंट में। तो समुदाय में जाइएगा, किसी कम्युनिटी में जाइएगा तो स्वास्थ्य देखभाल के लिए सबसे महत्वपूर्ण तंत्र क्या होंगे? यही हो जाएगा। ये तो खुद अगर चीज़ों का आप समझे हैं तो आपको आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। ना तो रखने की ज़रूरत है, ना बहुत बार रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। एक से दो बार रिवाइज करने की ज़रूरत है। एक बार अभी पढ़ा रहे हैं, एक बार एग्जाम टाइम में रिवाइज करने की ज़रूरत है, अपने आप हो जाएगा। क्योंकि इस तरीके से हम आपको समझा ही रहे हैं। इतना अच्छे से, इतना बेहतरीन तरीके से आपको कहीं पर नहीं समझाया जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? चिकित्सीय अपशिष्ट। ये नहीं है कि आपके लिए पूरा नोट्स छाप के ले आया गया है, उसको पढ़ते जा रहे हैं। आपको पूरे चीज़ों को रिलेट करके, आपको पूरे जो भी हमारे परिवेश में घटनाएं घटित होते हैं उस आधार पर एग्जाम्पल देकर आपको बताए जाते हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम तक याद रहे, आपको समझ में आए और एग्ज़ाम में आप सही करके आए। अगला है कि चिकित्सीय अपशिष्ट के विसर्जन के लिए उत्तम क्या है? डंपिंग कर देना या उसको जला देना, कंपोस्टिंग कर देना। तो चिकित्सीय अपशिष्ट आपको जो पता है कि उसमें मतलब कि क्या होती है कि मतलब प्लास्टिक भी होती है और पॉइजनस भी होते हैं। तो इसलिए उसको मतलब कि ऐसे ही कहीं नहीं फेंक सकते हैं, उसको जलाना ही उसका क्या है, मतलब कि एक उत्तम उपाय माना जाता है। क्योंकि उसको मतलब कि कंपोस्टिंग भी करेंगे तो वो मतलब कि बहुत जल्दी वो डिकम्पोजिशन नहीं होंगे। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब लास्ट में आप लोग फिर से एक बार कह रहे हैं, जिन्होंने क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं, इतना महत्वपूर्ण क्लास नहीं छोड़िए। सुबह शाम डेली क्लासेज हो रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेज चल रहे हैं, नोट्स भी प्रॉपर मिल रहे हैं। तो ज़रूर आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करके क्लास में जुड़िएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।